हेलो दोस्तों, तो फिर एक बार स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म पर। तो उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी सीटेट की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो है ये सीडीपी में पेडोलॉजी के ऊपर है, क्योंकि आप लोग को पता होगा कि आपकी जो जितने भी आपने सब्जेक्ट जो इसमें आप लोग तैयारी कर रहे हैं, जैसे सीडीपी है, मैथ, इंग्लिश, ईवीएस, हिंदी, संस्कृत, इसमें सभी में आपकी 15-15 नंबर की पेडोलॉजी पूछी जाती है। तो आप लोग अगर सीडीपी में पेडोलॉजी को अच्छी तरह से समझ लेते हो तो आप हर एक सब्जेक्ट में अच्छे से कवर कर लोगे और आपका जो स्कोर है बहुत ही अच्छा आएगा। तो आज का जो वीडियो है इसमें जो मैंने क्वेश्चन लिए हैं वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग देखिए आज का वीडियो। और आज की वीडियो का जो पहला क्वेश्चन है ये है कि एक प्राथमिक शिक्षक के रूप में आप व्यापक आंकलन करते समय किसे सर्वोपरि मानते हैं। देखिए आप लोग भी एक शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे हैं, तो यदि आप एक शिक्षक बनते हैं तो आप व्यापक रूप से जब आंकलन करेंगे प्राथमिक शिक्षक के रूप में तो आप किसे सर्वोपरि मानेंगे। कठिन शब्दों का श्रुत लेखन या लिखित प्रश्न पत्र या पाठ से देखकर सुलेख करना या बच्चों द्वारा विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग की क्षमता। बताइए आप प्राथमिक शिक्षक के रूप में व्यापक आंकलन करते समय किसको सर्वोपरि मानेंगे। तो यहाँ पर देखिए राइट आंसर होगा एक प्राथमिक शिक्षक के रूप में बच्चों द्वारा जो विभिन्न संदर्भों में भाषा की प्रयोग क्षमता जो है उसको ही आप सर्वोपरि मानेंगे, क्योंकि बच्चे को ही सेंटर में रखना, बच्चे को ही केंद्र बिंदु में रखना है और जो बच्चे के भले के लिए है उसको ही आप सर्वोपरि मानेंगे। और जो बच्चा होता है ये अपने घर से, अपने परिवार से, अपनी जो मातृभाषा है उसको अपने साथ लेकर आता है, तो उसे भाषा प्रयोग की क्षमता के भरपूर अवसर देना है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राथमिक स्तर पर बच्चों की जो पठन क्षमता का आंकलन करने में किस प्रकार की सामग्री जो है वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की पठन क्षमता का आंकलन करने में किस प्रकार की सामग्री सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है। यहाँ देखिए छोटे बच्चों की बात हो रही है। इसके ऑप्शन है आतंकवाद पर आधारित निबंध, बिल्कुल नहीं। बाल साहित्य की कोई संवादात्मक कहानी हो सकता है। पाठ्य पुस्तक या औपचारिक पत्र, देखिए ये नहीं हो सकते। अब आपका बी और सी ऑप्शन है, इसमें से आपको चूज करना है कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों की बात हो रही है तो आप किस सामग्री को सबसे अधिक इम्पोर्टेंट मानेंगे। तो यहाँ पर देखिए छोटे बच्चों की बात हो रही है तो बाल साहित्य की कोई भी संवादात्मक कहानी जो होगी उसको आप क्या मानेंगे, सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानेंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाषा में आंकलन की प्रक्रिया कैसी होनी चाहिए। पाठ के अंत में दिए हुए अभ्यासों के माध्यम से होती है, सीखने सिखाने के दौरान भी चलती है, या केवल बच्चों का जो निष्पादन होता है उसे जानने के लिए होती है, केवल शिक्षक का निष्पादन जानने के लिए होती है। बताइए भाषा में जो आंकलन की प्रक्रिया है कैसी होती है। तो देखिए जो भाषा में आंकलन की प्रक्रिया होती है ये जब शिक्षक बच्चों को पढ़ाता है तो ये प्रक्रिया जो है ये सीखने सिखाने के दौरान भी चलती है। तो ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पढ़ना सीखने की प्रक्रिया में किसकी भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है। क्या भाषा प्रयोगशाला होना चाहिए इसके लिए पढ़ना सीखने के लिए, या बाल साहित्य के सार्थक प्रयोग की, या पाठ्य पुस्तक की, या फिर भाषा परीक्षाओं की। बताइए यदि आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो इसके हिसाब से किसकी भूमिका महत्वपूर्ण होगी। तो देखिए अभी मैंने ऊपर एक क्वेश्चन में बताया था आपको कि बच्चों की बात हो रही है तो यहाँ पर जो बाल साहित्य है इसके सार्थक प्रयोग, बच्चों को हम बाल साहित्य के द्वारा अच्छे से पढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाषा डॉट और डॉट का एक उत्तम साधन है किसका। भाषा क्या सुनने का है, बोलने का, सोचने का, या पढ़ने लिखने संप्रेषण का, या सोचने महसूस करने चीज़ों से जुड़ने का साधन है, या पढ़ने लिखने समझने का साधन है। बताइए भाषा कैसा साधन है, किस तरह का उत्तम साधन है। तो देखिए भाषा जो है सोचने और महसूस करने तथा चीज़ों से जुड़ने का साधन है, क्योंकि हम लोग कम्युनिकेट करके ही तो लोगों से जुड़ सकते हैं। किसी के विचारों को हम महसूस करके उससे कनेक्ट हो सकते हैं, भाषा द्वारा ही हम सोच समझ सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन सी जो है आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से प्राथमिक स्तर पर भाषा आंकलन का जो सर्वाधिक उचित तरीका है वो क्या होना चाहिए।
किसी पाठ की 5 पंक्तियां पढ़वाना, बच्चों को चित्र वर्णन और प्रश्न पूछने के अवसर देना, बच्चों से पत्र लिखवाना या बच्चों से प्रश्नों के उत्तर लिखवाना। बताइए इनमें से प्राथमिक स्तर पर भाषा का आंकलन आप एक शिक्षक के रूप में किस तरह से करेंगे, उसका सर्वाधिक उचित तरीका क्या होगा। तो देखिए जहां भी इस तरह के वर्ड हों अवसर देने वाले, यानी बच्चों को अवसर देने वाले, तो ये ही आपके राइट आंसर होते हैं, क्योंकि अवसर देना ये एक पॉजिटिव वर्ड है। तो आप लोगों ने नेगेटिव पॉजिटिव वर्ड भी वीडियोस में देखे होंगे। तो जहाँ पर भी बच्चों को भरपूर अवसर देने की बात हो, ये पॉजिटिव वर्ड होते हैं और यही राइट आंसर होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन बी आपका राइट आ जाएगा। और यदि आप लोग अपनी समझ के अनुसार या फिर तुक्का भी लगाते हैं तो देखिए कि किस तरह से लगाना है। इसमें कभी कभी होता है कि एक बड़ा आंसर भी पॉजिटिव आंसर होता है, और यदि हम क्वेश्चन को नहीं भी समझ पा रहे हैं तो हम वर्ड को देख सकते हैं कि वर्ड में क्या कह रहा है, जो वर्ड है वो निगेटिव है या पॉजिटिव है। तो जहाँ भी पॉजिटिव की बात हो रही हो, बच्चे के पक्ष में बात हो रही हो, वही हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पढ़ने का प्रारंभ किससे होता है। वर्णमाला से होना चाहिए। एक बच्चे के रूप में पढ़ने का जो प्रारंभ है वर्णमाला से होना चाहिए, कहानियों से होना चाहिए या कविताओं से होना चाहिए, अर्थपूर्ण सामग्री से होना चाहिए। बताइए किस तरह से होना चाहिए पढ़ने का प्रारंभ। तो देखिए पढ़ने का प्रारंभ जो होता है वो अर्थपूर्ण सामग्री से होना चाहिए, क्योंकि हम बच्चों को जो भी पढ़ाएंगे जो भी समझाएंगे उसका कुछ ना कुछ अर्थ निकलना चाहिए। तो यहाँ पर ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा में आंकलन करते समय आप किसे सबसे कम महत्व देंगे। बताइए भाषा में आंकलन करते समय आप किसे सबसे कम महत्व देंगे। प्रश्नों का निर्माण करना, परिचर्चा, सृजनात्मक लेखन या प्रश्नों के उत्तर लिखवाना। देखिए यहाँ पर सबसे कम महत्व की बात की जा रही है, तो कि आपको एक ऐसा आंसर चूज करना है जिसका कम महत्व हो, जो कम इम्पोर्टेंट हो। प्रश्नों का निर्माण करना हो सकता है, सृजनात्मक लेखन यानी बच्चे क्रिएटिविटी दिखाएं अपने लेखन में, ये भी हो सकता है। प्रश्नों के उत्तर लिखवाना हो सकता है, लेकिन परिचर्चा का विषय नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो है ये आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। मौखिक भाषा के आंकलन का सर्वोत्तम तरीका है क्या है। अंत्याक्षरी, प्रश्नों के तयशुदा उत्तर देना या अनुभव बांटना, बातचीत करना या किताब पढ़ना। देखिए मौखिक भाषा द्वारा हम लोग क्या करते हैं, अनुभव बांटते हैं, एक दूसरे से बातचीत करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतत मूल्यांकन का एक निहितार्थ है क्या है। बच्चों के परीक्षा संबंधी भय को समाप्त करना या प्रतिदिन परीक्षाएं लेना या हर महीने परीक्षाएं लेना या बच्चों के भाषा प्रयोग का निरंतर अवलोकन करना। बताइए क्या राइट आंसर होना चाहिए। क्या बच्चों के परीक्षा संबंधी भय को समाप्त करना, बच्चों में भय पैदा करना, ये तो सही नहीं है। प्रतिदिन परीक्षाएं लेना ये भी सही नहीं है। हर महीने परीक्षाएं लेना ये भी सही नहीं है। बच्चों के भाषा प्रयोग का निरंतर अवलोकन करना, मतलब बच्चे किस भाषा का यूज कर रहे हैं, कैसा प्रयोग कर रहे हैं, अपने विचारों को किस तरह से रख रहे हैं, उसका अवलोकन आप लोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन डी ही सटीक आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा आंकलन में कौन सा जो तत्व है वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है भाषा के आंकलन में। बताइए क्या सुलेख है, भाषिक संरचनाओं पर आधारित प्रश्न है, विविध अर्थ वाले प्रश्न है या फिर श्रुतलेख है। इसमें से राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए भाषा आंकलन में जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व होता है भाषिक संरचनाओं पर आधारित प्रश्न पूछना, यानी बच्चा जो अपनी मदर टंग अपने साथ लेकर आया, चाहे वो कोई भी भाषा हो, उस पर आधारित उससे प्रश्न पूछना है। क्वेश्चन नंबर 12 है, बच्चों की भाषा संबंधी क्रमिक प्रगति का लेखा जोखा रखना डॉट से संभव है। किस तरह से संभव है, पोर्टफोलियो द्वारा, उत्तर पुस्तिकाएं द्वारा, लिखित परीक्षा द्वारा या मौखिक परीक्षा द्वारा। तो देखिए बच्चों की भाषा संबंधी क्रमिक प्रगति का जो लेखा जोखा होता है ये पोर्टफोलियो द्वारा ही संभव होता है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, बच्चों की भाषिक अभिव्यक्ति के आंकलन के लिए किस तरह के प्रश्न सहायक नहीं है। बहुविकल्पीय, लघुतात्मक, निबंधात्मक या सारांश प्रस्तुत करना। तो यहाँ पर ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा, ये सहायक नहीं है। पाठ पढ़कर बच्चों से प्रश्न बनवाने से क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 14 है कि पाठ पढ़कर बच्चों से प्रश्न बनवाने से क्या होता है।
क्या इससे इस बात का पता चलता है कि बच्चे प्रश्नवाचक शब्दों से परिचित हैं या नहीं, या शिक्षक को यह जानने का अवसर मिलता है कि बच्चों ने पाठ को कितनी गहराई से समझा, या कक्षा कार्य की अच्छी युक्ति पूरी होती है, प्रश्न बनाने की आदत का विकास होता है? बताइए। पाठ पढ़कर जब हम बच्चों से प्रश्न बनवाने को कहते हैं तो उससे क्या होता है? तो देखिए, उससे पता चलता है, शिक्षक को यह पता चलता है, यह जानने का अवसर मिलता है एक शिक्षक को कि बच्चों ने पाठ को कितनी गहराई से समझा। तो ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों के भाषा विकास की जो क्रमिक प्रगति होती है, इसका रिकॉर्ड रखने में किसका सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान होता है, या फिर कौन सा ऐसा है रिकॉर्ड रखने में सहायक सिद्ध होता है? बच्चों के भाषा विकास की क्रमिक प्रगति का रिकॉर्ड रखने में कौन सा सर्वाधिक सहायक होता है? शिक्षक डायरी, पोर्टफोलियो, लिखित परीक्षा का जो उत्तर पुस्तिकाएं, या फिर नोटबुक? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा पोर्टफोलियो, जो कि बच्चों के भाषा विकास की प्रगति का लेखा जोखा रिकॉर्ड रखने में सहायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 16। प्राथमिक स्तर की जो पाठ्य पुस्तकें होती हैं उनका निर्माण करते समय आप किस बिंदु पर सबसे अधिक ध्यान देंगे? बताइए। प्रसिद्ध लेखकों की रचनाएं शामिल हों, या हिंदी भाषा के वैविध्यपूर्ण रूप शामिल हों, या फिर उपदेशात्मक पाठ शामिल हों, या कहानियाँ अधिक से अधिक इसमें शामिल हो? क्या होना चाहिए इसमें? तो देखिए, इसमें ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका, यानी ऑप्शन नंबर बी है, ये आपका राइट होगा। इसमें हिंदी भाषा के वैविध्यपूर्ण रूप शामिल होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों के बाल साहित्य का जो मुख्य आधार है वो क्या होना चाहिए? प्राथमिक स्तर पर बच्चों के लिए बाल साहित्य का मुख्य आधार जो है वो क्या होना चाहिए? छोटी रचनाएं, रोचक विषय वस्तु, रंगीन चित्र, या फिर सरल जानकारी? तो देखिए, यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। प्राथमिक स्तर पर बच्चों के जो बाल साहित्य है उसका आधार होना चाहिए रोचक विषय वस्तु, जिसमें बच्चे इंटरेस्ट लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारी भाषा हमारे परिवेश में बिखरी मिलती है, यह कथन किस पर लागू होता है? भाषा जो है हमारे परिवेश में बिखरी मिलती है, यह कथन किस पर लागू होता है? भाषा प्रयोगशाला पर, अखबार पर, विज्ञान पर, या साइन बोर्ड पर? ओ सॉरी, किस पर लागू नहीं होता? देखिए, क्वेश्चन पढ़ने में ध्यान दीजिए, हमारा भी ध्यान नहीं गया कि भाषा जो है हमारे परिवेश में बिखरी मिलती है, यह कथन किस पर लागू नहीं होता है? यहाँ पर देखिए, नहीं में पूछा जा रहा है। इसके ऑप्शन है भाषा प्रयोगशाला, अखबार, विज्ञान, साइन बोर्ड। तो यहाँ पर जो है भाषा प्रयोगशाला, ये आपका जो है राइट आंसर होगा, क्योंकि भाषा हमारे जो परिवेश में बिखरी है यह लागू नहीं होती है, तो भाषा प्रयोगशाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भाषा की जो पाठ्य पुस्तक में डॉट से संबंधित पाठ होना चाहिए, क्या होना चाहिए? विज्ञान, संस्कृति, साहित्य, या फिर ये सभी? तो देखिए, भाषा की जो पाठ्य पुस्तक होती है उनमें ये सभी होने चाहिए, यानी विज्ञान, संस्कृत और साहित्य इस संबंधित, इन सभी विषय से संबंधित पाठ होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा की पाठ्य पुस्तकें क्या है? भाषा सीखने का एकमात्र संस्थान है, या अभ्यास परक ही होना चाहिए, साधन है, या साधन है? तो देखिए, भाषा की जो पाठ्य पुस्तकें होती हैं ये साधन है। क्या है? ये एक साधन है, साधन का काम करती हैं पाठ्य पुस्तकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्र पत्रिकाएं भाषा सीखने में क्या करती हैं? त्रुटियों को बढ़ावा देती हैं, बड़ों के पढ़ने की वस्तु है, साधक है या बाधक है? बताइए। तो देखिए, पत्र पत्रिकाएं जो होती हैं सीखने में साधक होती हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठ्य पुस्तक भाषा शिक्षण में मुख्यतः क्या सहायता करती हैं? जो पाठ्य पुस्तक होती है भाषा शिक्षण में मुख्यतः क्या सहायता करती हैं? इसके ऑप्शन है व्याकरणिक नियम कंठस्थ करती हैं, बच्चों की विभिन्न छटाएं प्रस्तुत करती हैं, बच्चों का आकलन करती हैं, या बच्चों को विभिन्न पर्वों की जानकारी देती हैं? बताइए, क्या होना चाहिए इसका राइट आंसर? तो देखिए, पाठ्य पुस्तक जो है भाषा शिक्षण में भाषा की विभिन्न छटाएं प्रस्तुत करती हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। कक्षा 8 में समूह परिचर्चा का जो सर्वाधिक उचित शीर्षक हो सकता है, क्या हो सकता है? इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट होगा? गणतंत्र दिवस, अनुशासन का महत्व, भाषा का महत्व, या फिर इंटरनेट की दुनिया में हिंदी? तो देखिए, कक्षा 8 में जो समूह परिचर्चा का सर्वाधिक उचित शीर्षक हो सकता है गणतंत्र दिवस, जिस पर बच्चे अपने अपने हिसाब से अपने विचार व्यक्त करेंगे कि वो किस तरह से गणतंत्र दिवस को सेलिब्रेट कर सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा की जो पाठ्य पुस्तकें उनमें ऐसे पाठ रखे जाएं जो, बताइए, भाषा की जो पाठ्य पुस्तकें हैं उनमें किस तरह के पाठ रखे जाएं जो केवल व्याकरण नियमों का ही अभ्यास कराती हों, अत्यंत छोटे हों, सरल भाषा से लिखते हैं या बच्चे के परिवेश से जुड़े हों। क्या होना चाहिए इसमें राइट आंसर? भाषा की जो पाठ्य पुस्तकें हैं, क्या होना चाहिए इसमें राइट आंसर? तो इसमें देखिए राइट आंसर होना चाहिए कि जो भाषा की पाठ्य पुस्तकें हैं उसमें ऐसे पाठ रखे जाएं जो सरल भाषा से युक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, आप सस्वर पाठन में अनिवार्यतः किस साहित्यिक विद्या का समर्थन करेंगे? किसका करेंगे जिसका आप सस्वर पाठन कर सकें? क्या यात्रा वृत्तांत का कर सकते हैं, जीवनी का कर सकते हैं, आत्मकथा का कर सकते हैं या एकांकी का? तो देखिए सस्वर पाठन जिसमें अनिवार्यता जरूरी, यानी जब आप एक कहानी सुनते हैं या सुनाते हैं तो उसमें सस्वर पढ़ते हैं, लोगों को सुनाते हैं, तो वो क्या होता है? एकांकी कहलाता है। आप सस्वर पाठन में जो अनिवार्यता किस साहित्यिक विद्या का समर्थन करती है? तो एकांकी का समर्थन करती है जिसमें आप सस्वर पाठन करते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, एक लाइक ज़रूर करें, जिससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है, हम आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो बनाएं। और जो भाई बहन पहली बार जुड़ रहे हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।